हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में और डायपोल मोमेंट के बारे में हम देखे थे कि किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। देन हम ये भी देखे थे कि रेट ऑफ प्रोटोनेशन क्या होता है, किसका रेट ज़्यादा होता है, प्रोटोनेशन किसमें फास्ट होता है। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ अगला टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी इन रिएक्शन मैकेनिज्म। स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी इन रिएक्शन मैकेनिज्म। कि एरोमेटिसिटी का जो है एप्लीकेशन क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म में, क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या पता चलता है उससे, इसको देखते हैं। ओके, तो आप ट्वेल्थ क्लास में SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इतना दिमाग में रखें कि SN1 रिएक्शन जो होता है उसमें इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। ओके, इतना माइंड में रखना है, ठीक है। और SN2 जो रिएक्शन होता है वो डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाता है, तो ये माइंड में रखना है। तो SN1 का ही मुझे काम है यहाँ पे। सपोज दैट कोई एरोमेटिक कंपाउंड लगा हुआ है, इससे कोई X ग्रुप अटैच है। जब हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे SN1 के थ्रू, तो क्या होगा, ये कंपाउंड निकल जाएगा कुछ ऐसे। जो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा उस पर क्या आएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्या है, इंटरमीडिएट बनेगा। अब प्लस क्या निकलेगा, X माइनस कुछ निकल जाएगा। X जो है माइनस के फॉर्म में निकलेगा। ओके, कुछ ऐसा निकलेगा। तो अगर हम बात करें कि यह ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। जो कंपाउंड अटैच है, अगर रिएक्शन कराएं, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराएं, तो जो मेरा इंटरमीडिएट बनेगा वो एरोमेटिक भी बन सकता है, एंटी एरोमेटिक भी बन सकता है, और नॉन एरोमेटिक भी बन सकता है। तो एक ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा कि जो इंटरमीडिएट अगर निकलेगा, जो ये इंटरमीडिएट निकलेगा यहाँ पे, अगर वो एरोमेटिक निकलेगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। अगर वो एरोमेटिक निकलेगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक होगा, देन क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ये क्या है, एक ऑर्डर है। ओके, ओके। तो हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। सपोज दैट कोई ए कंपाउंड है, कोई ए कंपाउंड है, यहाँ Br ग्रुप लगा हुआ है। अगर इसका रिएक्शन क्या होगा, H2O सोलोलिसिस, सोलोलिसिस कराएंगे तो इसमें क्या होता है कि HBr निकल जाता है पहले। तो HBr निकलता है तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनाता है, इंटरमीडिएट बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, कुछ ऐसा बनेगा। कुछ बी कंपाउंड देखते हैं कि क्या बन रहा है। कुछ बी कंपाउंड ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है। अगर यहाँ भी सेम करवाएं, H2O और सोलोलिसिस करवाएं, तो क्या होगा, सबसे पहले इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ओके, अगर कोई सी कंपाउंड देखें, कोई सी कंपाउंड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ Br है, इसमें भी सेम रिएक्शन करवाएं, H2O और सोलोलिसिस के थ्रू करवाएं, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो फर्स्ट के केस में देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंपाउंड क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। 2 4 6 6 कंपाउंड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, यानी स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है। बट इसकी वजह से देख रहे हैं कि अगर यहाँ से Br क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो ये कंपाउंड क्या बन रहा है, 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। थर्ड के केस में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अगर ये Br क्या हो रहा है, Br निकल रहा है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या कंपाउंड, यहाँ देख रहे हैं sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है, तो ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है।
नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। तो अगर इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होगा, रेट ऑफ सोलोलिसिस क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अगर तीनों को दे देगा उसके बाद पूछेगा रेट ऑफ सोलोलिसिस ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले जो कंपाउंड एरोमेटिक बनेगा मतलब ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। देन क्या होगा, ए में रेट ऑफ सोलोलिसिस सबसे फास्ट होगा, देन बी में होगा, देन सी में, सॉरी ए के बाद सी में होगा, देन बी में होगा, क्योंकि बी के केस में क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक बन रहा है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल बन रहा है, तो वो इंटरमीडिएट बनना ही नहीं चाहेगा। ओके, तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कुछ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन ए अगर ऐसे दिया है, यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बी आर लगा हुआ है, कोई ए ऐसा दिया हुआ है, तो इसको हम पहले करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा है H2O सोलोलिसिस, इसका मतलब सोलोलिसिस है। ओके, क्योंकि हम बार बार कितने बार लिखेंगे उसको। तो फिर ऑक्सीजन है यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ निगेटिव, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इंटरमीडिएट बनेगा। बी देखते हैं कंपाउंड क्या दिया हुआ है। बी को कुछ ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे BH ग्रुप लगा हुआ है, बोरॉन लगा हुआ है। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। इसको भी H2 और सोलोलिसिस करवाएंगे। सोलोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, BH लग जाएगा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, सी देखते हैं कंपाउंड दिया है कुछ, कुछ सी कंपाउंड ऐसे दिया है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। अगर यहाँ पे भी H2O और सोलोलिसिस करवाएं तो कुछ कंपाउंड ये बनाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। और डी कंपाउंड कुछ दिया है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। अगर इसका करवाएं H2O और सोलोलिसिस करवाएं तो कुछ कंपाउंड ऐसा बनाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, एक में लिख देते हैं सोलोलिसिस ताकि क्लियर हो। एक सेकेंड, ताकि हर जगह दिखे। ठीक है, हर जगह वहीं पे सोलोलिसिस सोलोलिसिस इसका मतलब है। ओके, अब पूछते हैं रेट ऑफ सोलोलिसिस किससे फास्ट होगा। ओके, तो हम देख रहे हैं कि कंपाउंड ए देख रहे हैं किस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो डीलोकलाइज्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, पहला तो एरोमेटिक बन रहा है। बी के केस में देखने की क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो ये 2 4 4, इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, कोई लोन पेयर होता नहीं है, तो 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कंपाउंड बनेगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। ओके, अब ये Cl के केस में देख रहे हैं कंपाउंड क्या बन रहा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। अब इस केस में देख रहे हैं कोई कंपाउंड नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, बस सेकेंड, क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। तो मुझे इतना तो पता है कि एरोमेटिक सबसे पहले होगा, मतलब ए सबसे पहले होगा, और लास्ट में सबसे क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा एंटी एरोमेटिक, मतलब बी सबसे लास्ट में होगा। इतना तो क्लियर है कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले होगा और नॉन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे लास्ट में होगा। सबसे अनस्टेबल कंपाउंड कौन बनेगा, एंटी एरोमेटिक। तो अब हमको पता करना है सी और डी में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ये सी में और डी में ज़्यादा स्टेबल कौन है, अरे सॉरी, स्टेबिलिटी का बार बार माइंड में आ रहा है। रेट ऑफ सोलोलिसिस किस में फास्ट होगा, बी में होगा कि डी में होगा कि सी में होगा। तो सी के केस में हम देख रहे हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा है। अगर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से और सेकेंडरी कार्बोकेटायन में आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रहा है तो ये दिमाग में रखें कि यहाँ भी सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, यहाँ भी सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। बट इसके केस में एक एक्स्ट्रा फैक्टर क्या लगा हुआ है कि ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन किस में है, कंजुगेशन में है। कंजुगेशन में है, क्या है, कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में है। कंजुगेशन में है तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कराएगा एज कम्पेयर टू डी। तो बी ज़्यादा, सी ज़्यादा स्टेबल होगा देन डी। तो ये होगा रेट ऑफ सोलोलिसिस का ऑर्डर। ओके, अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर सब एरोमेटिक कंपाउंड हो गया तो उसमें कैसे ऑर्डर लगाएंगे। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया, ए कुछ दिया है ऐसा, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ लोन पेयर है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
यहाँ बी आर लगा हुआ है, बी आर है। ओके, अगर यहाँ भी करवाएं H2O सोलोलिसिस करवाएं तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड क्या बन रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ ऐसा है, यहाँ ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ बी आर लगा हुआ है। अगर इसमें भी क्या करें H2O और सोलोलिसिस कराएं तो क्या होगा, कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा। यहाँ ऑक्सीजन लगेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर तो कंपाउंड क्या बनाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। ओके, अब सी कुछ देख रहे हैं, सी में, सी यहाँ पे देखते हैं, सी कंपाउंड कुछ ऐसा है, एन, यहाँ पे एच की जगह एम भी लगा हुआ है। ओके, डबल बॉन्ड, यहाँ बी आर लगा हुआ है। अगर यहाँ भी सेम रिएक्शन कराते हैं H2O और सोलोलिसिस करवाते हैं तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, नाइट्रोजन, यहाँ क्या है एमी है, यहाँ लोन पेयर है, डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि लोन पेयर क्या है, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा तो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। ओके, अगर कोई डी कंपाउंड दे दिया, डी कंपाउंड में देख रहे हैं कंपाउंड क्या हो रहा है, कुछ ऐसा है, और कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया, बी आर लगा हुआ है। यहाँ भी अगर करवाएं क्या H2O और सोलोलिसिस करवाएं तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अगर कोई डी, सॉरी सी डी, ई कंपाउंड, कोई ई कंपाउंड दे दिया, कोई ई कंपाउंड कुछ ऐसा दे दिया कि यहाँ BH लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है Br ग्रुप लगा हुआ है, इसको भी सेम रिएक्शन कराएं H2O और सोलोलिसिस करवाएं तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, B आएगा, H, डबल बॉन्ड पॉजिटिव, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 4, यहाँ पे 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। ओके, तो अब मुझे बताना है कि ए बी, एक सेकंड ये बी लिख देते हैं, ए बी सी डी ई में रेट ऑफ सोलोलिसिस का ऑर्डर बताना है, रेट ऑफ सोलोलिसिस, सोलोलिसिस का ऑर्डर बताना है क्या है, इसमें रेट ऑफ सोलोलिसिस फास्ट होगा। तो मुझे इतना पता है कि ए बी सी में ज़्यादा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू डी एंड ई, डी एंड ई, ई तो सबसे लास्ट में होगा, इतना पता चल रहा है कि ई तो क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा। क्यों लास्ट में होगा, क्योंकि ई में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, बट डी में देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज आने से उसके एरोमेटिसिटी तो नहीं गेन कर रहा है, ना एंटी एरोमेटिक बन रहा है, ना एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, ना नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। बस पॉजिटिव चार्ज क्या है, डीलोकेलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज है, क्या हो रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एंटी एरोमेटिक से तो क्या होगा, स्टेबल ही होगा। ओके, तो ई के बाद क्या होगा, डी होगा। ओके, अब देख रहे हैं ए और बी और सी में क्या, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तीनों एरोमेटिक है, अब तीनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ए बी सी में देखते हैं कि ए में जो है और बी में और सी में, तीनों के पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। तो बी के केस में देख रहे हैं कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को जो होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है वो अपना लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करना चाहता है, वो अपना लोन पेयर खुद के पास रखना चाहता है, ये अपना इजीली डोनेट, ऑक्सीजन जो है इजीली डोनेट नहीं करेगा, नाइट्रोजन इजीली डोनेट कर देगा, तो इजीली डोनेट करेगा तो ज़्यादा रेट ऑफ सोलोलिसिस फास्ट होगा। ओके, मतलब लोन पेयर अपना इजीली दे देगा, मतलब इजीली दे रहा है तो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, इजीली रेजोनेंस करता है, ये इतना इजीली नहीं करता है क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करता है, अपना नेगेटिव चार्ज खुद के पास रखना चाहता है, अपना लोन पेयर खुद के पास रखना चाहता है। तो इतना पता चल गया कि ए बी सी में ए सी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी, तो बी कम हो गया, ए और सी में ए कौन ज़्यादा होगा, ए और सी में देखते हैं कौन ज़्यादा होगा। अब हम एक रूल पढ़े थे जब OECD रूल पढ़े थे, ऑर्बिटल रूल, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल, ये उसी के बेसिस पे किए हैं। जब मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़े थे तो उस लेक्चर में हम OECD रूल पढ़े थे,
कि ऑर्बिटल रूल सबसे पहले देखते हैं, फिर उससे नहीं होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं होता है तो फिर सी सॉरी सी का मतलब क्या था याद नहीं आ रहा है अभी, एक सेकेंड। सी का मतलब एक सेकंड देख लेते हैं। सी का मतलब हाँ क्रॉस कंजुगेशन, सॉरी माइंड से निकल गया था। सी के मतलब क्रॉस कंजुगेशन देखते हैं। फिर थर्ड क्या फोर्थ क्या देखते हैं, डिफ्लेशन रूल देखते हैं। डिफ्लेशन रूल क्या होता है, डिस्टॉर्टेड रूल बोलते हैं उसी को। डिस्टॉर्टेड रूल क्या मतलब, जैसे कि जैसे ही बल्कि ग्रुप लगता है, जैसे यहाँ पे एनएमयू लगा है, यहाँ पे एनएच ग्रुप लगा हुआ है, तो एनएमयू क्या करेगा कि डिस्टॉर्टेड कर देता है। तो डिस्टॉर्टेड कर देगा जब पी ऑर्बिटल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। जब डिस्टॉर्टेड हो जाएगा तो लोन पिन इजीली नहीं दे पाएगा, अपना इजीली नहीं दे पाएगा। तो ए जो होगा ए इजीली दे देगा, तो इजीली दे देगा तो रेट ऑफ सोलोलिसिस इसमें फास्ट होगा एज कम्पेयर टू सी। तो ये एक ऑर्डर हुआ रेट ऑफ सोलोलिसिस का। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ओके अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम बात करते हैं, सॉरी ये तो बात हो गया हमारा SN1 इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के बारे में कि कैसे क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसका एक और एप्लीकेशन है कि इससे एसिडिटी का पता चलता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्या बताता है, एसिडिटी के बारे में पता चलता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है। अभी तक हम क्या देखे थे, SN1 रिएक्शन के थ्रू हम देखे थे कि कौन सा कार्बोकेटाइन कितना ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है। रेट ऑफ सोलोलिसिस देखें कि किसमें रेट ऑफ सोलोलिसिस फास्ट होगा, किसके बेसिस पे देखें, SN1 रिएक्शन के बेसिस पे देखे हैं। ओके अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा, जैसे कोई H है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। ओके एक सेकेंड, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या होता है। सपोज दैट कोई H है, इससे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन से कोई भी कंपाउंड अटैच है। ओके तो क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ में कि जो H प्लस निकल रहा है, इससे कोई ये ए निगेटिव निकलेगा, तो ये कितना ज़्यादा स्टेबल है इसको देखना है। ठीक है तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ में बेसिकली हम किसका बात कर रहे हैं, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि कौन सा कार्बेनाइन कितना ज़्यादा स्टेबल है। ओके तो हम बात करेंगे जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन। जितना ज़्यादा कार्बन आयन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा उसका हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। कैसे देखते हैं, अब इसको हम क्वेश्चन से देखेंगे। ओके तो कैसे, अब एक बात और है, स्टेबिलिटी ऑफ ए कैसे डिपेंड करेगा, इसको भी माइंड में रखना। स्टेबिलिटी ऑफ ए, जो ए निगेटिव कंपाउंड जो निकला है, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, अगर इंक्रीज कब होगा, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा तो। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा इंक्रीज होगा, तो ये इंक्रीज होगा। डिक्रीज कब होगा ये, जब बैकवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज होगा। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, एक सेकेंड।
हाँ, जब क्या होगा? 1 सेकंड, हाँ। यहाँ पे देख, जब बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अब इसके केस में क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज या बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज क्या होगा? अगर फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकालती है, रिएक्शन क्या हो? स्टेबल होगा कंपाउंड, तभी आगे बढ़ेगा रिएक्शन। ओके। अगर तो क्या होगा? स्टेबिलिटी उसका इंक्रीज होगा। लेकिन अगर कोई कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकालते हैं, प्रोटॉन निकालते हैं, तो क्या बैकवर्ड रिएक्शन करने लगता है, फिर अपने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने लगता है। तो वहां पे क्या होगा? स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब स्टेबल होता है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्यों करता है? स्टेबल नहीं है तभी बैकवर्ड रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाह रहा है अपना। ओके, तो ये एक रीजन है। क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर होगा। सपोज दैट कोई क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कुछ कि ऐसा है, डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन है। ओके, ए है, कोई बी कंपाउंड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन है। कोई सी केस है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर ये तीनों में से क्या करें? हाइड्रोजन को रिमूव करें तो क्या होगा? प्रोटॉन को निकाल दें तीनों में से, तो प्रोटॉन यहाँ से निकलने के बाद कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ निगेटिव। यहाँ देख रहे हैं कि क्या बना रहा है? यहाँ निगेटिव। इसके केस में देख रहे हैं कुछ ऐसा बना रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ निगेटिव चार्ज बना रहा है। ओके, ऐसा ही कुछ बना रहा है ना? ओके, कुछ ऐसा बना रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज बना रहा है। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कंपाउंड क्या बन रहा है? 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कंपाउंड क्या हो रहा है? यहाँ पे sp3 कार्बन दिख गया, sp3 दिखा है तो क्या कंपाउंड बनेगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। इसमें देख रहे हैं क्या बन रहा है कंपाउंड? 2, पहले 2 पाई इलेक्ट्रॉन था, अब देख रहे हैं कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, डीलोकेलाइज नेगेटिव चार्ज है, तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, तो अगर हम पूछें कि अगर ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है कंपाउंड, तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा कि बैकवर्ड रिएक्शन करेगा? बैकवर्ड रिएक्शन करेगा, अपना हाइड्रोजन को लेना चाहेगा, क्योंकि ये कंपाउंड क्या हो रहा है? अनस्टेबल कंपाउंड बना दे रहा है। बट इसके केस में देख रहे हैं, पहले के केस में, एक केस में देख रहे हैं कंपाउंड, एक केस में क्या हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? स्टेबल है, क्योंकि एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है, एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है, तो ये रिएक्शन क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन होना चाहेगा, हाइड्रोजन को लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा, तो रिएक्शन क्या हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो रही है? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या हो रही है? स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर हम पूछें कि कौन सा, अगर पूछ लें ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी एसिडिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो क्या होगा एसिडिटी का ऑर्डर? एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा कि देख लेते हैं एक बार, कि जिसमें हाइड्रोजन निकलने से कंपाउंड स्टेबल बन रहा है, हाइड्रोजन निकलने से कंपाउंड स्टेबल बन रहा है, तो इजीली हाइड्रोजन अपना दे सकता है। ये ये सबसे कम सबसे लास्ट में देगा, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है तो अपना हाइड्रोजन देना ही नहीं चाहेगा। बट ये एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है तो ये अपना हाइड्रोजन इजीली दे देगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बात करें तो क्या होगा? ए का सबसे ज्यादा होगा, देन बी, देन सी, क्योंकि सी क्या बना रहा है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना दे रहा है आफ्टर प्रोटोन प्रोटॉन रिलीज करने के बाद। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कुछ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, डबल बॉन्ड, यहाँ एच है, ए है, ये बी कुछ दिया है ऐसा, H2, सी कुछ दिया है ऐसा, CH, H3, ये सब हाइड्रोजन है। ओके, और डी कुछ कंपाउंड दिया है ऐसा, H4,
ओके। अगर हम इसमें पूछे रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, क्या ऑर्डर होगा? तो सबसे पहले हम इसका हाइड्रोजन को रिमूव करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके। यहाँ से अगर रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा। ओके। सी के केस में कुछ कंपाउंड क्या बनेगा? सी के केस में कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा कि यहाँ बनेगा ऐसा, सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। डी के केस में क्या बनेगा? कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देख रहे हैं फर्स्ट के केस में क्या हो रहा है, यहाँ सॉरी डबल बॉन्ड है। यहाँ पे फर्स्ट के केस में देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कंपाउंड क्या बन रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। यहाँ देख रहे हैं क्या बना है? टर्शियरी कार्बन आयन बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज क्या है? यहाँ क्या है? नेगेटिव चार्ज क्या है? रेजोनेंस में है। नेगेटिव चार्ज क्या है? रेजोनेंस में है। यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कंपाउंड क्या हो रहा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना दे रहा है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना दे रहा है। अगर पूछ दे ऑर्डर ऑफ एसिडिटी तो क्या होगा? तो जो एरोमेटिक बन रहा है वो सबसे पहले होगा, और जो एंटी एरोमेटिक बन रहा है वो सबसे लास्ट में होगा। ओके। अब इस सी और बी और सी में देखते हैं कौन सा ज्यादा होगा। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज क्या है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये टर्शियरी कार्बन आयन सिर्फ है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो कर ही नहीं रहा है। सेकेंड वन इसमें क्या है? टर्शियरी कार्बन आयन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। प्राइमरी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर देन सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट, 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तीनों क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज को देता है। यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज देगा तो कंपाउंड को क्या करेगा? अनस्टेबल कर देगा। बट एंटी एरोमेटिक से फिर भी स्टेबल होता है, ये नहीं कि एंटी एरोमेटिक को पहले कर दें। यहाँ तो क्या है? उसमें है, कंजुगेशन में है, बट ये क्या हो रहा है? कंजुगेशन की वजह से कंपाउंड क्या हो रहा है? एंटी एरोमेटिक बन रहा है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे लास्ट में होता है, वो एसाइक्लिक से भी अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ऐसा ना कि इसको देख के इसको ज्यादा स्टेबल कर दें। तो ये तब देखना है जब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ना बने, दूसरे से कंपेयर करना हो। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं रेजोनेंस के थ्रू ये कंपाउंड के एक नेगेटिव चार्ज क्या है? स्टेबल है। यहाँ कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं है, तो क्या होगा? सी ज्यादा स्टेबल होगा देन बी। सॉरी, स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ए का सबसे फास्ट एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा, देन सी, देन बी, देन डी। ओके। अब सेकेंड, अब ये तो हमारा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में क्या होता है। बेसिक के बारे में क्या है? अब हम बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ओके। तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि H प्लस को जो लेना, H प्लस लेना, जो H प्लस लेगा उसको बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे A माइनस है कोई कंपाउंड, अगर H प्लस को क्या करेगा? फास्ट लेगा, फास्ट लेगा तो वहां पे क्या होगा? Ka डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, एंड pKa इंक्रीज होगा। मतलब एसिडिक, अगर A माइनस है, अगर H प्लस को फास्ट ले रहा है तो वहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? कम हो रहा था, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैसे? क्योंकि हम बता रहे थे ना कि अगर नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन बन रहा है, अगर वो अपने हाइड्रोजन को मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब वही है कि अपने हाइड्रोजन को क्या करे? अब्स्ट्रैक्ट कर ले। अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या हो रहा था? उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा था। बट यहाँ पे केस क्या है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? उसका बेसिसिटी इंक्रीज होगा। कैसे? सपोज दैट अगर स्टार्टिंग से बात करें, सपोज दैट कोई NH3 ग्रुप है, यहाँ पे क्या करेंगे? H प्लस डालेंगे तो इसके पास लोन पेयर है, क्या करेगा? हाइड्रोजन को ले लेगा, NH4 प्लस बना देगा। ऐसा ही होगा ना। सपोज दैट कोई ऐसा ग्रुप है N डबल बॉन्ड, ऐसा यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके पास लोन पेयर है। अगर यहाँ भी H प्लस डालेंगे तो क्या होगा? कंपाउंड कुछ ऐसा बना देगा, NH पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, डबल बॉन्ड कुछ ऐसा बनाएगा। अगर कोई कंपाउंड ऐसा दिया C ट्रिपल बॉन्ड N दिया है,
यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अगर यहाँ पे H+ डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ बनाएगा C ट्रिपल बॉन्ड NH पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है CH3 ग्रुप है। ये तीनों में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन जो है, क्या है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया है रिमेन्स सेम है। यहाँ भी क्या था sp3 था, यहाँ भी sp3 है, यहाँ पे क्या था sp2 था, यहाँ भी sp2 है, यहाँ पे sp था, यहाँ भी sp है। ओके, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है क्योंकि सारे लोन पेयर जो है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से हमको हाइब्रिडाइजेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सपोज दैट एक और क्वेश्चन देखते हैं सर, ये पिरिडिन, पिरिडिन के केस में देखते हैं क्या हो रहा है। पिरिडिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पे लोन पेयर है, अगर यहाँ H+ डालें तो कुछ ऐसा बनाएगा, NH पॉजिटिव बना लेगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्या होता है, गुड बेस होता है। क्या होता है, गुड बेस होता है। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये लोन पेयर जो है वो क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होता है। ओके, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे केस देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया है, 2 4 6 6 है, यहाँ भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब कंपाउंड अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं गया है, बल्कि और ज्यादा एरोमेटिक हो गया है। कैसे, क्योंकि यहाँ लोन पेयर कुछ तो डिस्टर्बेंस करता रहा होगा, यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब करता होगा, रहा होगा, यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता रहा होगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज बन गया तो कोई चांस ही नहीं है, वेकेंट हो गया, वेकेंट ऑर्बिटल की तरह यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो यहाँ पे कोई अब डिस्टर्बेंस का फैक्टर है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, और अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो ये क्या है, गुड बेस है, इसीलिए हम बेस की तरह इसको यूज करते हैं। सपोज दैट कोई ऐसा, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंजिंग आया है, नहीं आया। अगर सपोज दैट कुछ ऐसा हम कंपाउंड देख लें, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। अगर हम H+ डालें यहाँ पे तो कुछ ऐसा बनाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे क्या था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। क्यों sp2 था, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, और ये लोन पेयर क्या था, कहाँ पे था, n प्योर p ऑर्बिटल में था। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, एस लोन पेयर तो गायब ही हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, नाइट्रोजन का sp3 हो गया। तो जब लोन पेयर जो होता है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होता है तो उसके हाइब्रिडाइजेशन में चेंजिंग आता है, ठीक है, उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। सपोज एक और क्वेश्चन, एक और देखते हैं। अगर ऐसा है, पायरोल के केस में देखते हैं क्या होता है, क्यों पायरोल बेस नहीं है, इसको बेस नहीं मानते हैं पायरोल को, क्यों, ऐसा क्या होता है। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन डालें, अगर बेस होता तो H+ को ले लेता, लोन पेयर है यहाँ पे, ओह सॉरी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। ओके, अब देख रहे हैं कि ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। इस लोन पेयर के वजह से कंपाउंड क्या था, एरोमेटिक था। जब ये लोन पेयर खत्म हो गया, क्या हो गया, H+ क्या करेगा, H+ ले लिया, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना लिया। क्या बना लिया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना लिया। तो क्या ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, नहीं होगा, ये क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन करेगा। क्या बनाने चाहेगा, फिर से कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बनाना चाहेगा। ये क्या कर दिया, अनस्टेबिलिटी गेन करा दिया कंपाउंड को। तो इसीलिए क्या होता है, इसको हम बेस की तरह यूज नहीं करते हैं, नॉट बेस, नॉट बेसिक, ये बेसिक नहीं होता है इसीलिए, क्योंकि ये कंपाउंड स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है कंपाउंड। तो अनस्टेबिलिटी की तरफ कंपाउंड नहीं जाता है, उसमें क्या करेगा रिएक्शन, क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होने के बजाय क्या होने लगेगा, बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगा। ओके, अगर हम कुछ कंपाउंड देके पूछेंगे कौन सा ज़्यादा बेसिक है, तो आई थिंक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर ऐसा दे दें, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है,
यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, लोन पेयर। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। अगर हम पूछूं कि अगर हम H+ डालूंगी तो कौन सा लोन पेयर को हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कौन सा लोन पेयर अब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को। तो हम देखते हैं कि अगर कौन सा लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो रहा है, ये वाला लोन पेयर। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो रहा है तो इस पाई इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड क्या हो रहा है, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है, कंपाउंड क्या हो रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड लगा होता है जिसके लोन पेयर यूज होने से कंपाउंड क्या बनता है, एंटी एरोमेटिक बनता है आफ्टर प्रोटोनेशन, वो क्या होता, जब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता एरोमेटिक कंपाउंड बनता, तो उस केस में डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में कि लोन पेयर की वजह से कंपाउंड क्या हो रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। अगर इसमें H+ को ऐड कर दें तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो कंपाउंड स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है। तो ये लोन पेयर H+ को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ये लोन पेयर देख रहे हैं कि ये लोन पेयर से इस एरोमेटिसिटी का कोई देना नहीं है, क्योंकि ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं हो रहा है। तो ये लोन पेयर आसानी से अपना लोन पेयर किसी को भी दे सकता है, डोनेट कर, सॉरी एक सेकेंड। क्या होगा यहाँ पे नाइट्रोजन है तो यहाँ डबल बॉन्ड, इसके देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एरोमेटिसिटी पे। ओके, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम पूछेंगे कौन सा बेसिक होगा, नाइट्रोजन ए और नाइट्रोजन बी, दोनों में कौन सा ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन होगा, तो ए इज मोर बेसिक नाइट्रोजन। इसमें बेसिसिटी भी पूछ लेता है, इसी तरह पूछता है। अगर सेकंड क्वेश्चन देखें, अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, ओ सॉरी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर सेकंड क्वेश्चन देखें कुछ ऐसा कि नाइट्रोजन का पोजीशन चेंज कर दें इस पोजीशन से, ओह एक सेकेंड, कुछ ऐसा कर दें, यहाँ पे नाइट्रोजन ना लगा के कुछ यहाँ पे नाइट्रोजन लगाएं और यहाँ पे नाइट्रोजन लगाएं, तब देखते हैं क्या हो रहा है। एक लोन पेयर यहाँ पे आएगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन, इसको ए मानते हैं, इसको बी। अब पूछा कौन सा ज्यादा बेसिक है, कौन सा H+ को दे सकता है, कौन सा ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन है। तो हम देख रहे हैं कि ये लोन पेयर जो है ये क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो रहा है। और पाई इलेक्ट्रॉन में जब काउंट हो रहा है तो कंपाउंड को क्या कर रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। तो ये लोन पेयर तो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दे लोन पेयर इजीली नहीं देगा, जबकि इस लोन पेयर से कंपाउंड को एरोमेटिसिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है और ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं हो रहा है। ओके, तो क्या होगा, ए इज मोर बेसिक नाइट्रोजन। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दें, कुछ ऐसा दे दें, नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे हम H+ को डालें तो कौन सा नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक है, कौन सा H+ को आसानी से ले लेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका लोन पेयर या इसका लोन पेयर, ए या बी, दोनों के केस में देख रहे हैं कि दोनों लोन पेयर क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो दोनों का क्या होगा, बेसिसिटी इक्वल होगा। दोनों का बेसिसिटी क्या होगा, ए एंड बी आर इक्वली बेसिक, इक्वली बेसिक। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे SN1 में हम कार्बोकेटायन के बेसिस पे हम एरोमेटिसिटी को देखते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं उसमें हम सोलोलिसिस का बात किए थे कि रेट ऑफ सोलोलिसिस कैसे देखते हैं। उसके बाद हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में देखे थे कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड है। एसिडिक स्ट्रेंथ के थ्रू पे हम क्या देखे थे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को देखे थे। अब नाइट्रोजन में देख लें कि कौन सा नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक है। ओके, तो ये मेरा कंप्लीट हुआ एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। अब हम बात करेंगे कल हम बात करेंगे
एरोमेटिसिटी के बारे में। एडवांस एरोमेटिसिटी के बारे में हम बात करेंगे। आप अब तक जो एरोमेटिसिटी के बारे में हम बात किए हैं, वो जनरली सभी को पता होता है। सभी लोग उसके बारे में पढ़े होते हैं कुछ ना कुछ। तो आई थिंक बीएससी लेवल तक, 12th लेवल तक, बीएससी लेवल तक हर स्टूडेंट को पता होता है कि क्या होता है, ठीक है? तो अब जो स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा एडवांस टाइप का होगा। बड़े-बड़े रिंगों में देखेंगे कि कौन-सा कंपाउंड ज़्यादा एरोमेटिक है, कौन-सा कम एरोमेटिक नहीं है। तो कल इसको स्टार्ट करेंगे एडवांस एरोमेटिसिटी को। थैंक यू।